चलो स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ाया था लास्ट टाइम? इमेज फॉर्मेशन के रूल्स बता दिए थे। एक रूल इसमें और पढ़ लो, जो लाइट रेज पोल पे गिरती हैं, जो लाइट रेज, यस यू कैन कम इन। जैसे पोल है ना, मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है और ये क्या है, तो जो लाइट रेज पोल पे गिरेंगी, ठीक, वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। दैट इज अगर ये आई पे आई है तो आई पे ही वापस चलेगी। बात समझ आएगी? फिर वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। बेटिया शोरगुल नहीं करो, है ना, वीडियो खराब हो जाएगी हमारी। वीडियो बननी ना, शोरगुल करोगे वीडियो खराब हो जाएगी हमारी। कंटेंट, ये कहानी समझ में आई? ठीक, अब इसी के आधार पर हम एक रूल का डेरिवेशन करेंगे। हेडिंग लिखो मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र। मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र, ये लास्ट था जो मैंने वेट किया था। नेक्स्ट टाइम से कोई हो चाहे ना, मैं पढ़ाना चालू कर दूंगा। द मिरर फॉर्मूला या फिर दर्पण सूत्र। वैसे इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लोगे तो थोड़ा सा ज्ञान बढ़ जाएगा। आपने दो फॉर्मूले पढ़ोगे क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/, इनमें से कौन सा मिरर के लिए है और कौन सा लेंस के लिए है? हाँ, माइनस वाला मिरर के लिए है और प्लस वाला हमारे खींच के मजा आ जाएगा अभी। देखो पलट गया, तुरंत पलट गया, देखो है कुछ नहीं आता तुम लोगों को, सब गचेड़ा बेटा। ऑब्जेक्ट का जो वो माइनस लेते हैं सर, वो जो सर वो हम डायग्राम को देख के सेट करते हैं। गलत गलत, माइनस वाला ही है, देख लो तुम। सर माइनस ही है। प्लस वाला किसके लिए होता है? मिरर के लिए होता है ना, और माइनस वाला किसके लिए आता है? लेंस के लिए होता है। डन, भूलना नहीं, वो ट्रिक मत बना ले, एम फॉर माइनस वाला, एम फॉर मिरर वाला, ऐसा करके मत करना तुम लोग, ठीक? तो दिमाग में आ सकता है ना, एम फॉर माइनस, एम फॉर मिरर। हाँ, तो आप जानते हैं मिरर फॉर्मूला क्या होता है? थोड़ी देर पहले आपने सीखा सर, होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/। अब आप लोग बताइए f, v और u क्या है? f आप जानते हैं कि फोकल लेंथ है ना, रेडियस का आधा। डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से, ध्रुव से, है ना। एंड उसके बाद में v क्या है? पोजीशन या फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, पोल से इमेज यानी कि प्रतिबिंब के बीच की दूरी। u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर यानी कि पोल, पोल से ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस क्या है? u है। ये सभी की सभी क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। क्या होंगी? v जो होता है यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज, वो डिपेंड करता है इमेज कहाँ बनना है। अगर हम कॉनकेव मिरर ले रहे हैं तो अगर वो पीछे बना हुआ है तो पॉजिटिव हो जाता है। सिंपल सी बात है, लाइट की डायरेक्शन में अगर हमने डिस्टेंस मेजर करी पॉजिटिव, अपोजिट में डिस्टेंस मेजर करी तो दैट इज मिरर के सामने सारी की सारी क्या रहेंगी? नेगेटिव ही रहेंगी। मिरर के पीछे बनेगा तो हमेशा याद रखना बच्चों, अगर मिरर के सामने इमेज बननी है, मिरर के क्या होती है? रियल इमेज होती है। क्या होती है? और मिरर के पीछे जो बनेगी वर्चुअल, समझते हो? आभासी। क्या बोलेगा? ठीक है, सर्दी जुकाम खांसी आभासी। तो हम करेंगे इसका डेरिवेशन, किसके लिए कर ले? कॉनकेव मिरर के लिए ना। चलो डेरिवेशन, एक कॉनकेव मिरर बना लीजिए। बना लिया? कॉनकेव है क्या? कौन सा मिरर है? है कॉनकेव मिरर है बेटा, है ना। अभी नहीं कह सकते हैं, पालिश नहीं मारे है ना। चलो पालिश मारो, तुम लोग पालिश मार लेते बेटा? क्यों? देखो गुटखा खा के आए क्या तुम लोग? बोला नहीं जा रहा है? तुम लोग के पास मुंह नहीं है बेटा? सर क्या सर? मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना। सर क्या सर? मैं कुछ, मम्मी तुम्हारे पास भी मुंह नहीं है? सर उसने देखो लो, मैंने तो बोला था कुत्ते पैर मार रही है, मैंने तो बोला सबको पड़ेगा सबको बेटा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना। Whatever I ask you have to answer बेटा, doesn't matter it is right or wrong। यहाँ खोलो, अब आप खत्म। आओ चवनप्राश इधर लो।
खचेरा तुम लोग, गुटखा खा के नहीं बैठना है, ठीक है? खाओ तो थूक दो जाके बाहर। कौन सा खाती है वैसे? कमला, देखो बेटा यहाँ पर एक इमेज, ये हमने बना लिया एक ऑब्जेक्ट। क्या बना लिया? अरे बस करो। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, इसका नाम दे देते हैं, नाम इसका ए बी नाम है ना। मान लेते हैं कहीं कि यहाँ पर क्या है, सी है। क्या है ये? सी। चलो सी बाद में बना लेंगे क्योंकि ऐसे गड़बड़ हो जाता है ना फिर बाद में, कहाँ से जाएगा, वहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा ना। तो हम सबसे पहले एक इमेज बना लेते हैं, इससे लाइट रेज चलेगी ना। वे लाइट रेज, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने वाली वे लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर जाती हैं? तो यानी कि ये पॉइंट कौन सा मिल गया आपको? फोकस। समझ पाए भैया? ये है एफ। और हमने आपको ये भी बताया था जो लाइट रेज, अगर ये देखो इतनी डिस्टेंस एफ है तो हमने आर लगभग सही बनाया था ना, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। ये क्या है हमारा? सी। तो यहाँ से भी एक लाइट रेज पास होगी, ऐसे जाएगी ना, और ऐसे टकरा के ऐसे फिर वापस, क्योंकि जो सी से होकर जाती है वो सीधे वापस चली जाती है ना। नहीं समझे? अब हमने बताया था दो लाइट रेज जहाँ पर एक दूसरे को कट्टी कर लेती हैं वहीं पर क्या बन जाता है? इमेज बन जाता है। अब चूंकि सही कट रही हैं, इसका मतलब रियल इमेज है, और रियल इमेज है तो डार्क बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? समझ गए ना? इसका नाम क्या देंगे? अडैस बडैस। समझ गए? दूसरी बात, एक लाइट रे और बना लो जो कि पी पर इंसिडेंट होगी, और पी से जितने एंगल पे है ऐसे चली जाएगी ना, इमेज यहाँ बन रही है यानी कि यहीं से ऊपर जाएगी ना, ऐसे करके। तुम पटरी प्रकार पेंसिल से बनाना एकदम सही। समझ रहे हो? हाँ बोल दो, मजा आ जाए एकदम। अभी हमने बताया था, देखो सारे कानून लग गए यहाँ पे। कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस से जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं, फोकस से होकर जाती है। भाई जो लाइट रेज सी से होकर जाएगी फिर से वापस चली आएगी, जहाँ दो लाइट एक दूसरे को कट कर देती है वहीं पर क्या बन जाता है? बन गया। जो लाइट रेज उस पर पोल पे पड़ेगी, सेम एंगल पे वापस चली जाएगी रिफ्लेक्ट होके। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? बराबर है, इक्वल होगा। बोलो बात में आ गया? पक्का। अब हेयर इन दिस फिगर, ये जो ए पी है, क्या बोलेंगे? ए पी क्या है? माइनस यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? और जो ये ए डैश पी है उसको क्या बोलोगे? माइनस बी। इधर ही बना, देखो लाइट इधर जा रही और डिस्टेंस इधर मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे ना। एफ पी क्या है? तो वो भी माइनस रहेगी ना। क्या मैं इन सभी के बारे में लिख दूं? यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहाँ से? फ्रॉम पोल, ध्रुव से, है ना। और ये क्या है? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल माने पोला। और एफ क्या है बेटा? फोकल लेंथ। फोकल किसकी? ऑफ मिरर। फोकल लेंथ मिरर की होगी ना। लिखने वाली कौन सी बात है? डन। अब यहाँ पर आपको आना चाहिए सिमिलैरिटी रूल या फिर कॉन्ग्रुएंसी रूल। किसका आना चाहिए? ट्रायंगल का। दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, पढ़े हो क्या? दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर कब होते हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ट्रायंगल क्या कहा जाता है? सिमिलर कहा जाता है, समरूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? समरूप। बहुत ध्यान समझिए। ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है? दिखा? बहुत ध्यान समझो। ये देखो, ये वाला ट्रायंगल दिखना है तुम्हें और ये वाला ट्रायंगल देखना है। ए बी सी, ए बी डैश सी डैश, सॉरी सी। तो देखो बेटा, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा ना, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल बी और ए बराबर होगा। ये सीधा खड़ा है परपेंडिकुलर, ये सीधा खड़ा है परपेंडिकुलर। बेटा दो एंगल बराबर होगा तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो गया। तो बाय ए कॉन्ग्रुएंसी, सॉरी क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। क्या हो गए? सिमिलर हो गए। और सिमिलर होते हैं जब ट्रायंगल, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दैट इज, कितना पढ़ा देता हूँ मैं। ए बी सी का ट्रायंगल ए बी सी है ना, ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी एंड
देखो ऑर्डर में ही चलना है, ए बी सी, तो ए बी सी, समझो कि नहीं समझो। एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश और सी आर सिमिलर, सिमी, ये हमने 10th में सीखा है क्यों सिमिलर है, अब यहाँ लिखने की कोई जरूरत। सो दो तुरंत, क्या बोलेंगे, ए डैश बी डैश क्या बोलेंगे, समझ पा रहे हो बेटा। इस ट्रायंगल की साइड और इस ट्रायंगल की साइड का रेशियो ले लो। देखो बेटा जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, और एक ये ट्रायंगल है, कैसा भी आड़ा तिरछा ले लो, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी इच्छा तुम्हारा मन। इसका नाम है पी क्यू आर। डायरेक्शन देखना, यहाँ से स्टार्ट किया ना कोने वाले पे, तो तुमको यहाँ पे रहना है ना, ए बी सी ऐसे गया ना, इसमें भी जाओ फिर क्यू आर पी होगा ना, नहीं समझ रहे हो, क्यू आर पी, क्यू क्यू आर पी। देखो मैं अगर कह दूं तुमसे कि एंगल ए वाला एंगल आर के बराबर है, एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर एंगल, और एंगल बी बराबर एंगल क्यों, तो देखो जिस ऑर्डर में आप लेना चाहो, तो चाहे ए सी बी ले लो, तो ट्रायंगल ए सी बी, तो इसी ऑर्डर में इसको भी लो, आर पी क्यू, ट्रायंगल आर पी, ये दोनों क्या होंगे, जो लहराता हुआ हमने बना दिया क्या है, सिमिलर। इसका मतलब ए वाला आर के बराबर है, सी वाला पी के बराबर है, बी वाला क्यू के बराबर, वही तो लिखा है क्या मैंने, है ना। ए सी वाली साइड का रेशियो आर पी के बराबर होगा, दैट इज ए सी अपॉन आर पी इज इक्वल टू सी बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी ए, या फिर ए बी लिख लो, ए बी अपॉन, इधर से गए तो ए बी अपॉन, अच्छा बहुत कायदे से, ठीक, मिटा दो इसको, चलो बाद में मिटाऊँ, हो सकता तुम्हें फिर भी ना। इस ट्रायंगल में देखो ये छोटे वाला साइड का ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर है ना, यानी कि ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन क्या बनाओगे, ए बी इज इक्वल टू ये वाली साइड। देखो हाँ ये बात ध्यान रखना, एकदम ध्यान, अगर ऊपर छोटे वाले ट्रायंगल की साइड लिखी है तो यहाँ पर भी छोटे वाले की लिखेंगे ऊपर, नहीं समझे। जिस ट्रायंगल को आपने जिस ट्रायंगल की साइड पहले आपने ऊपर लिख दी, तो हर बार ऊपर ही लिखेंगे उसी ट्रायंगल की साइड, नहीं समझे, ये नहीं कि उल्टा उल्टा करके गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ए सी है ना, हाँ बोल दो, या फिर ए डैश सी बोल दो, इसका ए डैश सी, इसका ए सी हो जाएगा ना, बराबर हो गया है ना बेटा। अब एक बात बताओ, तुमको ए डैश बी डैश ये तो पता है, खड़ी खड़ी है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट, लेकिन ये डिस्टेंस पता करना है, कौन सी पता करनी है, हम इतनी तो पता नहीं, लेकिन हम इतना पता है कि सी से लेके पी तक आर बोला जाता है, ए डैश से लेके पी तक बी बोला जाता है, तब पता है ना हमें, नहीं पता बेटा। अरे मैं कह रहा हूँ ए डैश सी लिखा है, इतनी पता करना है ना, हम कह रहे हैं हमको सीपी पता है, सीपी क्या होता है, नहीं लिखा, लिख लो, सीपी इज इक्वल टू माइनस का आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, समझ गए। हमें इतना पता है और इतना पता है, ए डैश पी क्या होता है, वी होता है, इतना पता करना है, तो पूरे में से इतना निकाल देंगे, यही तो आएगा। हाँ बोल देंगे, मजा आ जाए। क्या बोलोगे सर, सी पी माइनस ए डैश पी, ए डैश अपॉन ए सी लिखा है ना, ए सी ये वाले निकाला है ना, ए सी मतलब ए पी, इतने में से इतना निकाल देंगे, कि जो पता है उसमें से निकालोगे ना, ए पी समझ पाए बिटिया, माइनस सी पी, चमका बेटा, सी पी क्या है, अब वैल्यू रख दो, सी पी क्या है, सी पी कहाँ, ये है ना, सी पी बोले तो माइनस है, इधर गए हो, सी पी क्या है, लिख दिया। ए डैश पी क्या है, ए डैश पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना, सॉरी इमेज डिस्टेंस, क्या लिखते हो, बी फॉर बाल, बी फॉर बाल होता है, एक सर थे वो वी को वी करते थे, बी खत्म। ए पी कहाँ गया बेटा, ये है ना, ए पी बोले तो माइनस का यू फॉर अम्ब्रेला है ना, माइनस सी पी कहाँ है, सी पी बोले तो माइनस का आर, किसी कोई दुख तकलीफ पीड़ा, हाँ, इक्वेशन 1 बोल दो इसको।
इसको सॉल्व करके और लिख लो। सर जी हम भी ऐसे लिख लेंगे, हाँ बिल्कुल ऐसे लिख लो। ठीक, अगर आपको लग रहा है कि ऐसे लिखें तो ऐसे लिख लेना तुम लोग भी। ठीक है, अब एक और ट्रायंगल हमें दिख रहा है, एक और ट्रायंगल दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? कहाँ वाला? ए ट्रायंगल देखो, ए बी पी न्यूज, ए बी पी एन, जैसे ये लिया है उसी तरह ये वाला ले लो, क्योंकि देखो दोनों ट्रायंगल में ये 90 यो 90, यो बराबर, तो यो बराबर क्या समझो? हाँ हाँ बोलो। और जब तीनों एंगल सेम होते हैं तो ट्रायंगल दोनों हो गए सिमिलर, और सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग क्या होता है आप बताइए? IIT JEE। हाँ, करस्पॉन्डिंग माने बेटी है, करस्पॉन्डिंग माने ये सब अंग्रेजी माध्यम से है, बचपने से अंग्रेजी पढ़े हैं, करस्पॉन्डिंग का मतलब नहीं जानते हैं। संगत बेटा, हिंदी में संगत कहते हैं। हाँ तुम बताओ। वो सामने वाला है। मत बोलो, तुम लोग मत बोलो बेटा। ए बी पी, तो ए डैश बी डैश पी ले लो, क्या ले लो? ट्रायंगल ए डैश, मुझे भी नहीं पता बेटा, ए डैश बी डैश पी आर ऑल्सो सिमिलर। नहीं तुम लोग बायो वाले हो ना बेटा, तो तुम लोग को समझाओगे कहाँ समझ में आएगा? मैं क्यों बताऊं बेटा तुम लोगों को, मैं क्यों बताऊं? तुम्हारी गलती क्यों मैथ छोड़ दी तुमने? देखो बेटा ये वाला ट्रायंगल दिख रहा तुम्हें, ए बी पी ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना, और ए डैश बी छोटा वाला ट्रायंगल, इन्हीं ध्यान देना। हमेशा यहाँ पे छोटा ऊपर लिया तो यहाँ पर भी छोटा वाला ऊपर ले, ए डैश बी डैश ऊपर ले लो, इसमें ए डैश बी डैश और नीचे ले लिया, और यहाँ पर ले लो छोटे वाले ट्रायंगल का ए डैश पी, ए डैश अपॉन ए पी। किसी को दिक्कत? बेटा ए डैश पी क्या होता है? ए डैश पी क्या होता है? माइनस बी। क्या है? ए पी क्या है? आम आदमी पार्टी। अरे यू है ना माइनस का, माइनस माइनस कट्टी कट्टी बराबर कितना है? वी अपॉन इक्वेशन नंबर फ्रॉम, क्या बोलोगे? 1, हाँ इतना तो तुम्हें आता होगा मुझे लगता है, फ्रॉम 1 into, है ना। देखो ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, यहाँ पर भी ए डैश बी डैश अपॉन, ये भाई साहब इस वाले के बराबर है और ये भाई साहब भी इस वाले के बराबर है, दैट मीन्स ये दोनों भी तो आपस में बराबर है ना। मैं अपना एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? गरिमा छवि के बराबर है और गरिमा रशिका के बराबर भी है, इसका मतलब छवि और रशिका बराबर है ना। ऋषिका भाई समझ में आया ना? हाँ ठीक है। तो मतलब ये वाला बराबर, साइन सॉल्व कर लो, उधर माइनस का 2f हो जाएगा ना, माइनस का 2। बेटा r की वैल्यू 2f होती है। हाँ मैं लिख दूँ, नहीं तो तुम बाद में है करोगे ये क्या हो गया बेटा। ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस v। हाँ बोल देगा माइनस का u प्लस का, जो हाँ बोलता रहेगा उसको आखिरी में चॉकलेट दिखाऊंगा। v अपॉन बेटा डू यू, हे गाइज, r मतलब बेटा क्या होता है? r मतलब 2f। अरे 2f होता है यार, माइनस का 2f प्लस का v, है ना। तिरछा गुणा, हमारे कभी सुना है तिरछा गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो u जाएगा इसमें, है ना, और ये पूरा पूरा जाएगा इसमें, दैट इज v मल्टीप्लाई माइनस का u प्लस r को क्या लिखेंगे? एवरीथिंग ओके ओके, जस्ट मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मार इसमें जर्रा से, माइनस का 2uf प्लस का uv हमारे घर के पीछे एक लड़का रहता है उसका नाम, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 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 2vf, 2v, इनको एक पास ले आओ, ले आए? काटा पीटी नहीं मचेगी, इसको उधर ले जाओ और इसको उधर ले आओ,
देखो यूवी, ये माइनस किधर आएगा, वो भी यूवी हो जाएगा ना, यूवी यूवी लड़ पड़े बेटा। ये 2vf है, 2v उधर जाएगा प्लस का 2u, बहुत ध्यान देखो इधर भी 2 है, इधर भी सब में 2 है ना, और 2 कॉमन लेके एम कर दो इसको, खत्म। तो बचा uv बराबर, समझ में आ रहा है, bf प्लस uf है ना। नाउ डिवाइड ऑल साइड बाय, डिवाइड बोथ साइड्स बाय uvf, तीनों से काटोगे ना, इसके नीचे uvf लिखोगे ना, तो uv जयराम जी की बचेगा 1/, vf और vf कट जाएगा 1/u, ये और ये कट जाएगा, बचेगा 1/, इसी को आगे पे ये यहाँ लिखा जाता है, इसको यहाँ लिखा जाता है, बस समझ गए सर, हो गया डेरिवेशन। 1/f इज इक्वल टू 1/v, पहले v लिखा जाता है ना, समझ में आ रहा है? तुम लोग बोलते नहीं बेटा, समझ में नहीं आता मुझे कि सच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हो गया हमारा फार्मूला, इसका कोई यूनिट बता दो, मजा आ जाए एकदम सही बात है। यूनिट नहीं होता है, माध्यम खींच के मजा आ जाएगा बेटा। सर ये तो बताइए क्या निकालना है, यू निकालना है कि वी निकालना है कि एफ निकालना है ना। यूनिट इसका सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, व्हाटएवर लाइक। बाकी अगर 1/f की बात करें तो क्लास 10 में तुमने पढ़ा था 1/f रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज नोन एज द पावर ऑफ द मिरर, where f is taken in meter. Understand? If the length is in centimeter, then formula for the power of the mirror is 100/f. What is the unit of the power of mirror? Diopter. क्या होती है? Good. टीप तुम अच्छा से। सभी को समझ में आया? तो सबको नहीं आया? हाँ क्या? सब विमल वाले हैं ये, जुबा केसरी। हाँ पहली बार हाँ बोल दिया है, उसमें खुश हो रही है हमेशा। अरे चुप रहो, इसमें मैं आगे पढ़ाना चालू करूँ क्या? समझाएंगे ना, वीडियो में देख के टिप लेना, नोट्स वाला तो भेज ही दिया है, चक दुकान से प्रिंट करा लेना। हेडिंग लो, हाँ भैया आयुष लिखोगे इसको क्या? हाँ तुम वीडियो लंबी हो जाएगी और क्या ही मतलब है ना, बैठ के खाली दिमाग ऐसे लड़ाओ क्या हो रहा है। हेडिंग लिखो लीनियर मैग्निफिकेशन, या फिर मेरे साथ साथ लिखते रहा। हाँ मत करो लो, लिखो लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन रेखीय आवर्धन। लिखा? क्या बोलोगे हिंदी में इसको? किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू दैट ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। ज्यादा अंग्रेजी होगी ना। नहीं हटा नहीं था, इधर देखो, लीनियर मैग्निफिकेशन। गाइज फॉलो मी, या तुम लोग लिखते रहा करो साथ साथ मेरे, है ना, थोड़ा सा। गुड, चलो। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? रेशियो। क्या होता है? रेशियो। उसको डिनोट करते हैं बेटा स्मॉल एम से। किसे? स्मॉल एम फॉर अरे जूमिंग पावर, कितना बड़ा कर रहा है कितना छोटा कर रहा है, दैट इज जब बोले। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? रेशियो होता है। इसको एम से डिनोट करते हैं, किसके बराबर होता है? हाइट ऑफ इमेज, अरे हाइट ऑफ, अब पचा खाना मेरा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ओबीजे ईसीटी। एक बात बताओ भैया, देखो अगर इसको H1 कह लो, अगर इसको H2 कह लो, चलेगा? तो हमारे m का फॉर्मूला आएगा भैया H2 अपॉन H1, ठीक है? ज़्यादा डिजाइन हो गया, H2 अपॉन H1।
और ऐसा भी लिख लेते हैं कभी कभी लोग, H2 मतलब इमेज है ना, I अपॉन, कुछ घबराने की बात है नहीं है, इसका डेरिवेशन भी करा देते हैं झर्र से। लिखोगे डेरिवेशन? हाँ लिखने तो माहिर है तुम, 2 मिनट का काम है। समझ ही नहीं। समझ भी लोगे? गुड। हो गया? देखो डेरिवेशन, अभी हमने थोड़ी देर पहले तुम्हें ये वाला दिखाया था ना कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। क्या है ये? सिंस कौन सा ट्रायंगल? वही इसी डायग्राम से ये डेरिवेशन होना है। बोले सिंस ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल, यही यार यही वाला पूरा लिखना है, ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी डैश, ए डैश बी डैश और पी आर सिमिलर। क्या है ये? सिमिलर बोले तो समरूप है। अब समरूप है तो इनकी साइड की रेशियो बराबर हो, मतलब ए डैश बी डैश और ए बी। क्या लिखोगे? ए डैश बी डैश वन ए बी बराबर क्या होगा? हाँ, ए डैश पी अपॉन ए पी। बिटिया रानी एक बात तो, ए डैश बी डैश क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज, मतलब H2 अपॉन ए बी क्या है? H1। हाँ बोल दे, मजा आ जाएगा। और ये क्या है? अच्छा हाँ एक बात समझो, ये हमने इमेज की हाइट ली है ना, इमेज देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लिया है, तो इट शुड बी टेकन नेगेटिव। डन। यहाँ पर ए डैश पी दिखा है ना, इसकी ऑब्जेक्ट इमेज है ना, माइनस का v माइनस का u, माइनस माइनस ये माइनस इसको दे दें, तो H2 अपॉन H1 इज इक्वल कितना हो जाएगा? माइनस का v अपॉन, एंड डू यू नो H2 अपॉन H1 क्या होता है? m होता है ना बेटा। अरे H2 अपॉन H1 क्या होता है? नीचे लिख लो, नहीं तुम लोग घबरा जाओगे बाद में। m बराबर H2 अपॉन इजोड़ माइनस का v अपॉन, चूंकि साइन हमने पहले से ही लिख लिए इसलिए जब आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, तो फॉर्मूले में ये माइनस लेके चलेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। इनके एक और फॉर्मूला होता है इसका एक नहीं 2 फॉर्मूला होता है। अच्छा इसकी कुछ कंडीशन भी देख लो जरा, चलो ये लिखो पहले। ये m का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस यू। क्या होता है? f अपॉन, और दूसरा होता है m इज इक्वल टू f माइनस यू अपॉन f। डन। अगर हमें फोकल लेंथ और इमेज दे रखी तो भी हम मेरे वो मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन, और अगर f और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है तो भी निकाल लेंगे, है ना। तभी नहीं कहेंगे कि f और u दे रखा तो o पता करो, तभी ये पता करो, समझ गए? ठीक, ये हो गए हमारे 2 फॉर्मूले। अब कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें देखो। m जब निकालोगे तो m की कई सिचुएशंस हो सकती हैं, है ना। इसको हम लिखेंगे नोट में। हो सकता है जो m है मॉडुलस, इसके लिए हमें प्लस माइनस नहीं देखना है। अगर मॉडुलस m 1 से बड़ा आ गया बेटा, क्या गया? इसका मतलब ये होगा कि जो आपका इमेज होगा, इमेज क्या होगा? मैग्नीफाइड होगा। क्या बोलोगे? आवर्धित, यानी कि बड़ा बड़ा, मतलब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है ना, मैग्नीफाइड इमेज। डन। और अगर बेटा खाली छापे ध्यान दे रहे हो क्या तुम लोग? इधर भी देखते रहो साथ में ना। अगर ये m 1 से छोटा हो जाए, अगर m 1 से, इसका मतलब ये होगा कि इमेज हो गई डिमिनिश्ड। क्या हो गई? क्या तुम लोग को पता है डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है? हाँ, छोटा, छोटीकरण हो जाएगा। डिमिनिश्ड इमेज, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, है ना। और अगर m की वैल्यू बेटा जी 1 के बराबर हो जाए तब क्या बोलोगे? सेम साइज, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों क्या होगी? हाँ, image is of same height
एज ऑफ ऑब्जेक्ट। सब कुछ पल्ले पड़ गया, डन। मैं तो फॉर्मूला उल्टा लिख दिया हमको लग रहा है। f अपॉन f माइनस यू होता है। अरे सही लिखा है, मतलब f अपॉन f माइनस यू, तो यहाँ f माइनस बी होता है। वहां यू लिख चुका है ना। अब यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? अच्छा, आपको ये चीज़ तो पता है, जैसे यहाँ पर आपसे फोकल लेंथ तो निकालने को बोल ही सकता है, V और U। हमें V से देखना होता है कि हमारा इमेज जो है वो रियल है या वर्चुअल है। V देखना होता है रियल है या वर्चुअल है। तो यहाँ पर अगर V क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, या V क्या आ जाए, नेगेटिव, तो V पॉजिटिव का मतलब है कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल मतलब आभासी, और इधर बनेगा क्या, रियल। समझ गए हो? डन 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 डन। और इन्वर्टेड, वास्तविक बेटा, वास्तविक इन्वर्टेड भी रहेगा, ये भी ध्यान रखो। नेगेटिव का मतलब इन्वर्टेड, दैट इज प्रिंसिपल, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? हाँ, वास्तविक और उल्टा। हमेशा वास्तविक के साथ उल्टा रहेगा, आभासी के साथ सीधा रहेगा। अगली हेडिंग लगाएंगे, ये मैं लिखने वाला नहीं हूँ, ऐसे एक कथा सुनाऊंगा, तो आप लोग कथा सुनिए और प्रसाद कीजिए। कॉनकेव मिरर के यूजेस, हेडिंग लिखेंगे क्या, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये मेन सेंटर हेडिंग होगी। और साइड हेडिंग में आप क्या लिखेंगे, पहला नंबर कॉनकेव मिरर। ठीक है, पहला नंबर क्या लिखेंगे, पहले में लिखना है कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज शेविंग और मेकअप मिरर, अर्थात दाढ़ी बनाने वाले शीशा और सौंदर्य वाले शीशों के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का। डन। डॉक्टर्स यूज कॉनकेव मिरर एज अ हेड मिरर। जो डेंटिस्ट वगैरह है, फिर डॉक्टर वगैरह ऑपरेशन वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर टास्क लगा देते हैं ना, कौन सा मिरर लगा होता है। अब तुम्हारे दिमाग में भैया आगे तो शीशा होता है, मिरर ऐसा दिमाग में आ रहेगा बेटा, बहुत ध्यान समझो। हमने तुम्हें बताया था, अच्छा कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है। क्या होता है, समझ लो, अभिसारी। क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जेंट होता है, अपसारी। अभिसारी जो फैला दे, दैट इज डाइवर्जेंट। अपसारी जो इकट्ठा कर दे, दैट इज कन्वर्जेंट। देखो जरा से देखो, यही बना दे रहा हूँ। जैसे ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव है ना, होशियार होगा तुम लोग बेटा थोड़ा। तो जो भी पैरेलल लाइट आएंगी, फोकस, पैरेलल आई, फोकस, पैरेलल आई, फोकस, पैरेलल आई। तो ये देखो लाइट को एक जगह पर इकट्ठा करने का काम कर रहा है ना, कौन, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर क्या करता है, लाइट को एक जगह पे, और अगर ये वाला होता है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, तो ऐसा लगेगा एफ से होकर जा रहा है, फैला दिया लाइट। बोलो बात समझ आ गई? ठीक। तो जो डॉक्टर लोग होते हैं उनको जैसे मान लेते हैं, जैसे दांत चेक कर रहे हैं, तो दांत जहाँ गड़बड़ी हुई है, दर्द हो रहा है, वहां पर उसको एकदम क्लियर दिखना चाहिए, तो मैक्सिमम लाइट वहीं पर पड़नी चाहिए, तभी तो उसको क्लियर दिखेगा। तो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, और कॉनकेव मिरर यूज करेंगे तो सारी लाइट जो होगी बल्ब की, वो सारी कहाँ इकट्ठा कर देगा, वो एक ही जगह पे इकट्ठा कर देगा, तो जहां पर देख एकदम एचडी में दिखेगा। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन हेडलाइट्स, कार फ्रेम्स एंड टॉर्च एक्सेट्रा। इनको एज अ रिफ्लेक्टर की तरह, परावर्तक की तरह भी यूज करते हैं, कि जैसे दूर से ही पता चल जाता है कुछ आ रहा है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ करते हैं तो इसका मिरर आपने सुना होगा, जो गाड़ी मोटर होती है उन्हें पीछे वाला देखने के लिए। क्या देखने के लिए? पीछे, ऐसे गाड़ी से चलाओ तो ऐसे शीशा लगा होता है ना, तो इधर इधर जो लगा होता है वो दोनों शीशे क्या होते हैं, कॉन्वेक्स। और उसमें ये भी लिखा होता है कि ये जो इमेजेस हैं, मतलब जो आपको व्हीकल दिख रहा है वो इस शीशे में दिखने से ज़्यादा पास है, नहीं दूर है, लाइक क्योंकि जो शीशे में दिख रहा था वो बड़ा इमेज बनाता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, क्या बनाता है, बड़ा इमेज। इसलिए वो कहता है जितने वो देख रहे हैं उससे ज़्यादा वो
मतलब आप खतरे में थोड़ा सा, अगर कोई वाहन आपके पास में क्या छोड़। अभी हमारा टॉपिक हो गया खत्म छोटा सा। और अगर आपको इस किसी भी मिरर की पावर निकालनी होगी क्या, तो आपको पता है पावर का फॉर्मूला इज जस्ट रेसिप्रोकल द फोकल। मिटा दूं क्या इसको? अगर हमें निकालना होगा मिरर की पावर, पावर ऑफ, अच्छा बहुत लोग होते हैं सिर्फ लेंस की पावर पढ़ा देते हैं, कहते हैं मिरर की होती नहीं। ऐसा है क्या? सबकी होती होगी है ना। तो पावर का फॉर्मूला होता है इज इक्वल 1/f। अगर f किस में है? मीटर में है। या 100/f अगर f किस में है? सेंटीमीटर में है। और दोनों की यूनिट क्या रहेगी? डायोप्टर। समझ गए? डन। पावर से क्या मतलब होता है? क्षमता से किसी भी लेंस की या फिर किसी भी मिरर की पावर से क्या मतलब होता है? द एबिलिटी ऑफ द मिरर टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट। मतलब लाइट रेज को कितना ज्यादा डाइवर्ज कर सकता है, कितना ज्यादा कन्वर्ज कर सकता है, यही एबिलिटी क्या कहलाती है? उसकी पावर। और ये डिपेंड करता है उसकी फोकल लेंथ पे। इस पर डिपेंड करेगा। फोकल लेंथ ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, कम डाइवर्ज करेगा। खुद ही सोच के देखो, अगर नीचे वाला बहुत बड़ा है तो पी का मान बहुत डेसिबल में आएगा ना, एकदम कम पावर। समझ पा रहे बेटा? अगली हेडिंग लिखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। मिटा डालो इसको। इसमें बस इतना ही था। असली खेला तो अब चालू होगा। देवी और सज्जनों दिल थाम लीजिए आप लोग। खराब टॉपिक शुरू हो गया। इतना मजा आएगा फिर देखना। आप जितना खुश होके बोलेंगे उतना ही खराब टॉपिक होगा आप लोग के लिए। जितना ही नॉर्मल बोलेंगे उतना ही छोटा सा टॉपिक होगा। बेटा तुम पे एनएसए लगवा दूंगा मैं। क्या लगवा देंगे? एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तुमको देश निकाला दे दिया जाएगा। सही कह रही है। नहीं, फिजिक्स कितना अच्छा सब्जेक्ट है बेटा, है ना? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट इज प्रकाश का अपवर्तन। तो आपने पहले सबसे फर्स्ट क्लास में आपको हमने समझाया था बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ मीडिया। पढ़ा था क्या? पढ़ा था ना? तो आपने सीखा था लाइट रेज जब किसी पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, किसी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होती है, तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, सेम मीडियम में आया, टकराया, चला गया। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। परावर्तन, कुछ पार्ट होता है जो क्या होता है, टकराने के बाद उस मीडियम में चला जाता है बट अपनी डायरेक्शन बदल देता है। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसको? और कुछ पार्ट उसमें एज ए एनर्जी स्टोर हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। पास में आ गई? तो हमने रिफ्लेक्शन पूरा पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन। सॉरी, अगर इसकी डेफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? When light passes from one transparent medium to another transparent medium, then the path of the light gets changed. This phenomena is known as refraction of light. जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपना मार्ग बदल लेता है। प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का। समझ में आ गया ना? ठीक, चलो। हाँ, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट में ही जाएगा, ठीक है? ओपेक मीडियम से नहीं पास कर पाएगा। ये दीवार की चीज फाड़ के अंदर चला गया। हेडिंग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है? आपने सीखा, ये हमने बना लिया कोई मीडियम, ठीक? ये लाइट इंसिडेंट हुई है ना, मान लेते हैं ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। मीडियम 2 इज डेंसर, मीडियम 1 इज रेयरर, है ना? मीडियम 1 क्या है? रेयरर, विरल है ये। और मीडियम 2 क्या है? सघन है, डेंसर है। डन।
तो ये जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है रे ऑफ लाइट, ये इस पॉइंट को बेटा जी बोलते हैं क्या? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? इसी इन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर क्या डाल दो? एक नॉर्मल। क्या डाल दो? नॉर्मल बोले तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नाम लगा दिया इसका NN डैश। क्या लगा दिया? अब आपने सीखा है भैया लाइट तो रेक्टिलिनियर पाथ पे चलती है, दैट इज सीधे सीधे, तो मतलब इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये कहेगी हम नहीं जाएंगे। क्या कहेगी? तुमने हमारा इलाका बदल दिया, हम रास्ता बदल देंगे। तो ये कुछ एंगल पर डेविएट हो जाएगी। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ, ये वाला ना गाइस, आई एम सॉरी, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बोलो समझ में आ गया? दूसरी बात, अब यहां पर भी तो इंसिडेंट हो रही है। अब मान लेते हैं कि जैसे हमने यहां नहीं देखा, हमने यहां देखा, तो देखो हमारे लिए तो इंसिडेंट रे हो गई ना, और यहां से निकलेगी। तो यहां पर बना दो एक पॉइंट, एक और बना दो, एक और नॉर्मल खींच सकते हैं ना। PP डैश लिख दो इसका नाम, P, नाम लिखने तुम्हारे नाम लोग है ना। अब देखो ये कहेगी हमको सीधे जाना था भैया, इसे कहाँ जाना था? अब चूंकि माहौल बदला है तो हम रास्ता बदल देंगे। क्या बोलेगी? नहीं समझे? अब ये जो बाहर निकल के आई ये लाइट और ये लाइट दोनों पैरेलल होंगी। क्या होंगी? इंसिडेंट लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट और इमर्जेंट लाइट। प्रेम से बोलो, गुड बेटा, इमर्जेंट लाइट। भगवान का नाम लेते रहो, पेपर में साथ। बात समझ आ गई? ठीक है, डन। ऑलवेज रिमेंबर यो आई और यो ई दोनों बराबर रहते हैं। ठीक है, समझ आ गया ना? डन, गुड। अब हम लिखेंगे गाइज रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका रूल नंबर 1 तो वही है। क्या कहता है? हाँ, इंसिडेंट रे बेटा क्या बोलेगा? इंसिडेंट रे और एक्सीडेंट रे ना। एक्सीडेंट होता है? हाँ, कौन बोला था? नहीं, ऐसे उंगली दिखा के मत बोलो करो भाई, लड़ाई वड़ाई हो जाएगी। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे है ना, और एक है, चुप रहो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब सुना रहे, जो लाइट आ रही है, जो लाइट जा रही है और ये पॉइंट, तीनों एक ही प्लेन में नहीं सकता। ठीक, ऐसे बोलो, ऑल लाई इन सेम प्लेन। हाँ, सेम प्लेन। देखो जो मन में होगा बोल दिया करते हैं ना, पाप पड़ता है फिर बाद में। तीसरा पॉइंट क्या बोलते हैं बेटा? तीसरा नहीं, दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने सुना होगा कि किसी पर्टिकुलर दो मीडियम के लिए जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और पर्टिकुलर कलर के लिए, रंग कितने प्रकार का होता है बेटा? कलर कितने प्रकार के? सॉरी, लाइट में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? सबके लिए ये नियम अलग अलग है, समझे? मतलब वैल्यू अलग है, नियम तो यही है। तो ये नियम कहता है क्या है? द रेशियो ऑफ साइन, लिखोगे क्या? लिखना नहीं, बाद में लिखना। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। समझ आ रहा है? सेकेंड लोग को बोले हैं द रेशियो। रेशियो मतलब डिवाइड करना है बेटे। रेशियो मतलब किसको? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दैट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। क्या बोलोगे? ये रहता कांस्टेंट फॉर अ गिवन मीडियम। दो मीडियम होंगे ना, एक से दूसरे में जाएगी, है ना। और इसी कांस्टेंट को बेटा मैं नाम दे दो, क्या? म्यू कह दो। क्या बोला? म्यू है ना,
एन भी कह सकते हो इसको, क्या कह सकते हो। और ये एन देगा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मीडिया नहीं मीडियम, मीडिया सेकंड प्लूरल वर्ड हो गया, समझ में आ रही बात। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू, आगे बात समझ में भैया, ठीक है गुड। देखो एक इसका एग्जांपल भी ले लो, चर्र से समझ में आ जाएगा तुम। देखो ये क्या है हमारा, सॉलिड है, क्या है ये, मतलब डेंसर मीडियम है। चुप रहो तुम लोग, हंसो मत, मुझे गंदा लगता है ना। और ये नॉर्मल हो जाएगा ना, ये ऐसे ऐसे झूम जाएगा, जाना उधर था। ये क्या है आई और ये क्या है आर। डन। तो बेटा यहाँ पर मान लेते हैं मीडियम 1 है और ये क्या है मीडियम, तो हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, क्या बोलेंगे, बोलना नहीं आता बेटा, फिर से गुड का खा गए क्या। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, कैसे लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। आया, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, देखो ऐसे देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, क्या बोलोगे, साइन, प्रेम से बोलो, गुड गाइज। अब तुम सर ये क्या है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हियर, अपवर्तनांक लिखा है बेटा, क्या लिखा है, एक माध्यम के सापेक्ष में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कैसे पता करते हैं, साइन आई बटे साइन आर। वाह, कुछ कुछ गाने जैसा लगा ये। इट इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, घोंघे का नियम बेटा, क्या कहते हैं इसको, स्नेल्स लॉ या फिर स्नेल्स रूल। स्नेल होता है ना, हिंदी में स्नेल लिखते हैं, स्नेल मतलब इंग्लिश में स्नेल, SNAIL, स्नेल वाला घोंघा होता है। क्या है, आपको समझ आया भैया, गुड, यू आर अ गुड क्वेश्चन। अब हेडिंग लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपने सीख लिया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव। मजा आ रहा है दिवांशी, मजा आ रहा है ना, अब बोलो फिजिक्स अच्छी है। कैसे गद्दार लोग हैं ये। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यही रहता है, जैसे हमने अभी बताया था आपको कि पावर बताया था या मैग्निफिकेशन जो बताया था ना, मतलब पावर क्या बताता है, एबिलिटी ऑफ द मिरर टू डाइवर्ज और कन्वर्ज ऑफ द लाइट। उसी तरह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो ये बताएगा कि लाइट को कितना मोड़ेगा, वो ज्यादा डेंसर मीडियम होगा ज्यादा मोड़ देगा। मतलब कि गाइज अगर ये वाला थोड़ा और डेंसर ले ले तो लाइट यहाँ से जा रही होती है। हाँ बोल दो, मजा आ जाए। हाँ आया समझ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज जनरली डिनोटेड बाय एन कह लो बेटा, चाहे म्यू कह लो, इज इक्वल टू, हाँ बोल दो बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 to that of good speed of light in medium। अब बेटा दो टाइप का होता है, क्या होता है, there is 2 types of refractive index, do you know, you don't know। देखा मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। एक होता है बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है, RI लिख दो चलेगा, P मत लगाना है, RI। और एक होता है बेटा रिलेटिव, है ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट को कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्या कहते हैं बेटा, तुम वही बोलो, क्या बोल रहे हैं, एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट बोलेंगे। और इसको
यहाँ पर बस इतना होगा एब्सोल्यूट में, जो मीडियम 1 है वो क्या होगी, एयर होगी। मतलब यहाँ पर लाइट कहाँ से कहाँ पास हो रही होगी, ये मैं क्या बना रहा हूँ, फिर मैं क्या बना रहा हूँ, छी छी छी। पगला गए कभी कभी हम। समझो बेटा जी, अगर लाइट एयर में से जा रही है, कहाँ से जा रही है, एयर में से, फिर मीडियम कोई भी हो, एयर में से, चलो नॉर्मल पहले बना लें। अगर लाइट एयर में से जा रही है तो हम उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को क्या बोलेंगे, गाइस समझ आ गया ना। मतलब फॉर्मूला हमारा हो जाएगा सर म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बोले तो एयर, एयर बोले तो सी, सी फॉर हाँ अपॉन वेलोसिटी। इसमें तो मीडियम में वेलोसिटी v से डिनोट करोगे ना, समझ आ गया। यहाँ पर अब यहाँ पर एक मीडियम 1 होगा, कुछ भी हो सकता है, ईथर ले लेगा, ग्लास ले लेगा, ईथर हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा, पानी हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा, प्लास्टिक, एनी काइंड ऑफ एक्सेप्ट एयर। ठीक है, ये हमने बना लिया नॉर्मल, क्या बना लिया बेटा, ये आई हमारी लाइट है ना, और ये क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। अरे जाना था इधर चली गई उधर, तो क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। यहाँ पर बेटा म्यू होगा, पहले वाले में वेलोसिटी थी v1 कितनी थी, दूसरे में वेलोसिटी कितनी है, खत्म कहानी, जिंदा है नानी, मैं क्यों मारूं, मेरी तो नानी अच्छी, खत्म। इसका यूनिट क्या होगा बेटा, सर वो सही याद था। होता तो है सर। आ बेटी अन्य जिन्होंने बताया, मजा आ जाए एकदम। पैसा नहीं दे देते, 2 से 3 रुपए तो पक्का दे देते। बताओ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, इसका यूनिट क्या होगा, हाँ गाइज यूनिट क्या होगा इसका, हाँ मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तुमको तो ब्याज सहित मारेंगे। हाँ जी, व्हाट इज यूनिट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी, क्या न्यूटन बोलिए क्या, क्या बोल रहे हैं, बताओ बताओ इसका यूनिट क्या होता है, नहीं होती, हाँ सर ये बोली तो कुछ तो होती है, इसने बोला था ना, मैंने तो उसको ऐसे ही बोला था, आयुष बोला था ना इसने, क्लासमेट कभी झूठ नहीं बोलता। क्यों नहीं होती है सर, ये बता सकते 10 बार ऐसे करो, ऐसे सर किसी ने कुछ कहा नहीं, आपने बेटा टाइम वेस्ट कर लिया, सर नहीं होती है। कैसे पागल लोग हैं बेटा। क्यों यूनिट लेस है बेटा, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर पर सेकंड, जयराम जी की खत्म, पता ही नहीं था, सबको पता था बेटा, है ना, सबको पता था। तुक्का मार रहे थे, मुझे क्यों मारा, हैं तुमको कहाँ मारा मैंने, मुझे मारा लग गया, यार, हम दोनों को क्यों मारा, ला वापस कर, ठीक है। अब आप गाइस चलो चुप रहो, सबसे ज्यादा हम ही दोनों मार पा रहे हैं। अब तुम्हें ये पता होगा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो 2 चीजें बदल जाती हैं, पता है क्या, जब लाइट बेटा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या होता है, व्हेन, ये तुम्हारे ऑप्शनल में पूछा जाएगा, व्हेन लाइट एंटर्स, है ना, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फिर आगे क्या लिखेंगे, सॉरी, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो बेटा क्या बदलता है, देन नहीं रे, वेलोसिटी, एंड v फॉर वेलोसिटी, v फॉर वेवलेंथ, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंजेस, क्या बोलेंगे, चेंजेस नहीं चेंज लिखो, क्योंकि प्लूरल द्वि सब्जेक्ट आए हैं ना, अंग्रेजी नहीं आती तुम लोग को,
है ना, ये चेंज हो जाती है। बट फ्रीक्वेंसी क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी बोले तो न्यू, क्या बोलोगे, न्यू, समझते हो, न्यू, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं ना। बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, बट फ्रीक्वेंसी, तुम लोग अच्छे बच्चे नहीं, बच्चे वो जो टीचर से पढ़वा लें बेटा, रिमेन्स कांस्टेंट है, फिर अनचेंज लिख लो, मतलब नहीं बदलती ना। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, कौन बताएगा? रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन बाय, हमें क्या, हम तो फीस दिए, आप पढ़ाइए, है ना। सो ये लाइन याद रखना, फिर से कह रहा हूं बेटा, v बराबर क्या लिखते हो, न्यू लैम्डा, क्या लिखते हो, v बराबर, या फिर ऐसे लिख लो, वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इनटू, प्रेम से बोलो जय माता दी, है ना। आपको पता है बेटा, आपको जब लाइट एक मीडियम से, फॉर वन मीडियम, फॉर मीडियम वन लिख लो ना, फॉर मीडियम वन, मीडियम वन के लिए अगर हम देखेंगे तो मीडियम वन, भैया हम ये वाला नहीं कर रहे, हम ये वाला कर रहे हैं, आ रही समझ में, फॉर मीडियम वन हमने लिखा भी, अगर मीडियम वन से दूसरे मीडियम में जाए तो आप कहोगे सर v1 इज इक्वल टू लैम्डा वन इंटू न्यू, है ना, ये बनाओगे, ये लिखो, है ना। देखो ये हमने यहाँ पर लगाया है 1 1, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाया क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज, फॉर मीडियम 2, मीडियम 2 के लिए क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू न्यू, ये चेंज नहीं होगा ना बेटा, यहाँ पर v1 v2 है ना, चेप दो। सो न्यू बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या कहते हो, v1 अपॉन, ये कहते हैं ना। क्या बनाओगे, v1 कहाँ गया, लैम्डा 1 इंटू न्यू, नीचे क्या है, लैम्डा 2 इंटू न्यू, न्यू से न्यू ओल्ड हो गया बेटा, लैम्डा 1 अपॉन, प्रेम से बोलो, तुम रावण की तरफ से हो, ये नहीं बोलती है ना सर, 2 बार से तो पिट रही है, बोल के जय बोलने में क्या दे रहा है। अब देखो 2 फॉर्मूले ना हमारे पास, म्यू के 2 फॉर्मूले ना, देखो म्यू के 2 फॉर्मूले, एक हमने पढ़ा v1 अपॉन और दूसरा पढ़ा लैम्डा 1 अपॉन। कभी कभी हमारे पास मान लेते हैं हमको दोनों की वेलोसिटी और एक को वेवलेंथ दे दी, पूछा पहले की वेवलेंथ कितनी थी, कर लोगे, यस सर, ऐसे, हाँ 15 किलो खोपड़ी घुमा दोगे तुम लोग, 10 ग्राम की जवान नहीं लेगी। इम्पॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल, डन डन, चेपो जल्दी जल्दी चेपो, तो तुम्हें दूसरा टॉपिक देख लो क्या है। निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है जी गाइज, आपको समझाया, ओ माय गॉड आयुष, ठीक है। अब द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन, किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये आप सभी को लिखना है, डिपेंडेंसी लिख लो, डिपेंडेंसी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिपेंडेंसी किन किन बातों पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक की निर्भरता किस पे निर्भर करेगी, पहला नेचर ऑफ द मीडियम, यानी कि
माध्यम की प्रकृति पर, नेचर ऑफ मीडियम। देखो जो छूट जा रहा है उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ये सब आपकी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तब तक ये लिख लो, नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम। वेव, दूसरा पॉइंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट, लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा, तापमान। वेवलेंथ को हिंदी में क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य, हाँ ठीक है। दूसरा टेम्परेचर, लिख लिया आपने? गुड। चौथा लिखेंगे नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, आसपास के माध्यम, हाँ ठीक। सराउंडिंग मीडियम, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। बोलो आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई? अब हेडिंग लगाओ, रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, ये है इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स लाइक। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, नीट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेई वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एआई ट्रिपल ई वालों के लिए भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा। रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट, सॉरी रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। नहीं आ रहा तो पूछिए, ऐसा एक्सप्रेशन क्यों दे रही है? रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, माध्यमों के संयोजन से, माध्यमों के प्रकाश का अपवर्तन, मतलब यानी कि यहाँ पर ढेर सारे मीडियम होंगे और वहां से रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो गाइज एवरीबॉडी गुड? अपनी ही तारीफ कर लेते तुम लोग। आप करते नहीं, हम लोग देखते हैं। बड़ा अच्छा करते हो, अभी कॉपी चेक करे, तुमको खुद से नफरत हो जाएगी। तो सर आपने टेस्ट किया? हमने वो टेस्ट दिया जो हमने सीट सॉल्व करने को दी थी, वही डिट्टो उठा के दे दिया, तब तुम लोग बताओ यहाँ रो रहे हो। क्यों नहीं दिया बेटा? क्यों? तुम्हारी गलती ना भाई। कोचिंग में जो मटेरियल तुम्हें मिल रहा है सब सॉलिड मटेरियल है, कुछ हल्के मतलब कि तुमको जो हम दे रहे हो विदेशी क्वेश्चन दे रहे हैं, बताओ हैं? तुम लोग पढ़ते नहीं हो। ठीक है, सब लोग 20-20 रुपये चंदा मारो फिर, मेहनत पड़ी भाई। रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन, ऋषिका समझ आ रहा है? कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, है ना? मीडिया से तो नफरत हो गई है मुझे, है ना? बताओ, धर्मेंद्र पाजी को जीते जी मार डाले सब। मरे नहीं थे। मैं जट यमला पगला वाले, पगला दीवाना, जानते हो सनी पाजी के पापा जी? बेटा हियर वी हैव 3 मीडियम, कितने ज्यादा बना दिए बेटा। एक मीडियम 1 ऊपर है हवा, ऊपर क्या है बेटा? हवा, हवा मीडियम 1। नीचे है मीडियम 2, मुझे नहीं पता कौन सा मीडियम, लेकिन इतना पता है मीडियम 2। और ये क्या है? मीडियम। और फिर से कहाँ आ जाएगा ये? एयर में, यानी कि मीडियम 1 4। क्या समझ में तुम्हें? यहां हमने बना दिया क्या? डब्बा। कोई मतलब नहीं बना था इसको बनाने का। अब एक तो लाइट है, क्या है बेटा? ऐसे आएगी, यहां पड़ी, और हमने ऐसे ऑर्डर में लिया है कि इसका मतलब ये इससे डेंसर है और ये इससे डेंसर है, ये समझे? रेयर, डेंसर, डेंसेस्ट आया। तो आपको पता है इंसिडेंट लाइट है, तो उस पॉइंट पर क्या डालेंगे? नॉर्मल, है ना? लाइट को जाना था इधर, जाएगी इधर, जाएगी ना बेटा? यो आई था, यो क्या बनाएगा? आर, है ना?
अब देखो यहाँ आइए ना, तो यहाँ पर भी नॉर्मल बना दें, इसे बना दिया। जाना था इधर ना, ऐसे जाना था और जाएगी इधर। ये वाला आई होगा ना, लेकिन अभी बनाएंगे नहीं, और ये वाला आर होगा ना, अभी बनाएंगे नहीं। फिर से उसके बाद अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर फिर से नॉर्मल बनाएंगे इस सरफेस पे या इंटरफेस पे। इसको जाना था इधर है ना, लेकिन देखो डेंसर से रेयरर में आई है, अब जाएगी। देखो ये वाली और ये वाली पैरेलल हो गई, सही बना गया ना, ये वाला आई और ये वाला आर। बहुत ध्यान से यहाँ पर ट्रायंगल के वो एंगल वाला रूल लगेगा, अभी बहुत ध्यान से, ठीक है। फॉर फर्स्ट सरफेस, ये सरफेस माने ना, फॉर फर्स्ट सरफेस, पहली सरफेस के लिए, जब पहले से दूसरे मारे ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू बराबर साइन आई अपॉन साइन, किसी को कोई दिक्कत नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो दूसरे से तीसरे मारे ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे का होगा कि तीसरे का होगा? तीसरे, आगे वाले का होता है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू क्या बोलेगा, ये भी बोलेगा साइन आई अपॉन, हैं ले 2 कर दिया, खुश। अब यहाँ साइन है, यहाँ पर साइनर, बड़ा दिक्कत है, पूछो क्यों? ऐसा तो है नहीं सेम एंगल पे यहाँ जितना आई यहाँ पता उतना एंगल यहाँ पर भी होगा, कम हो गया ना। तो और बहुत ध्यान देखो कि ये वाले, ये परपेंडिकुलर डाला है ना, ये भी नॉर्मल है, ये ऑलरेडी पैरेलल थी, तो देखो ये और ये पैरेलल हो गए ना, ये और ये पैरेलल हो गए, मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना है, आया। तो बेटा इसका आर इसका आई बन जाएगा, समझ पाए? नहीं आया बेटा, ये वाला आई होगा, क्या होगा? आई डैश कर लें क्योंकि दोबारा हुआ है, या लाइन और या लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्स कहते हैं, क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। देखो जेड जैसा बना, डिंग डिंग डिंग, एन जैसा है, जेड जैसे जैसे बना लो, तो कॉर्नर वाले जो एंगल होते हैं ऐसे समझिए, ध्यान समझिए, ऐसे कहीं मिल जाए, ऐसे कहीं मिल जाए। अगर ये पैरेलल तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये पैरेलल तो ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? कहीं एक्स मिल जाए तुम्हें, क्या मिल जाए? जो वाला जे के बराबर है, जो वाला जे के बराबर, क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, समझ में आ गया ना? अब लेकिन ये तो नहीं पता, ये तो हम जान गए कि इनके बराबर होंगे ना, लेकिन ये नहीं जानते कि इनके बराबर है, तो इनको कुछ मान लें, आर डैश कह लें इनको, कोई दिक्कत नहीं। कहते ये झर आर डैश हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब देखो तीसरे से पहले मारा ना, तीसरे से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले का होगा कि तीसरे का होगा? लिखा होगा ना बेटा, बाद वाले का होता है जिसमें से जा रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू बराबर, ठीक, क्या लिखोगे? साइन, अरे रुक तो जा, साइन, ये देखो बेटा ध्यान समझो, जैसे ये और ये बराबर था वैसे ये वाला और ये वाला बराबर होगा, पर क्या होगा? आई की जगह आर डैश, क्या समझो? और ये बाहर निकल गया ना, थोड़ी की देर पहले बताए थे कि यू बाहर वाला और यू बाहर वाला बराबर होगा, बताए थे क्या? यू आई तो ये भी क्या होगा? प्रेम से बोलो, गुड। इक्वेशन नंबर 2, और क्या तुमको मेरी भाषा समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई 1 2 और 3, तो क्या लिखोगे सर? 1 म्यू 2 मल्टीप्लाई 2 म्यू 3 मल्टीप्लाई 3 म्यू, प्रेम से बोलो, इसको लिख लो, क्या लिखोगे? साइन आई अपॉन, फिर मल्टीप्लाई साइन आर अपॉन साइन आर डैश है ना, साइन आर अपॉन मल्टीप्लाई साइन आर डैश अपॉन, कुछ दिख रहा है किसी को? क्या दिख रहा है? सब कट मरेंगे बेटा, देखो साइन आर से साइन आर कट मरा,
साइन आर डैश से साइन आर डैश कट मरा, साइन आई से सब कट गए, जीरो बची। कितना बचेगा बेटा? हाँ, जीरो बचेगा। 1 म्यू 2 मल्टीप्लाई 2 म्यू 3 मल्टीप्लाई 3 म्यू। बेटा सेम नंबर को काटे तो एक बचे, घाटे तो जीरो। काटेगा तो एक बचाएगा और घटाएगा तो नहीं, समझे? काटे पे एक, घाटे पे। हाँ ठीक, गुड, अच्छे बच्चे हो तुम लोग। हाँ, काटे पे घाटे जीरो। ये सब शहरुआ बनते हैं यहाँ आके, है ना? खेती है बेटा आपके घर पे? खेती तो नहीं है? अरे सब जंजी जंजी हो ना। ये समझ गए तुम लोग? 50-50 2005 के आसपास के ना, 5 के बाद के। हाँ तो 5 के बाद जंजी ही तो है सब। 5 क्या, 2001 के बाद के सारे जंजी। 2000 के बाद के जल्दी होते हैं। हाँ, उसके पहले वाले जेन अल्फा होते हैं। अल्फा की मिलेनियम, सिर्फ मिलेनियम भी बोलते हैं, और उसके पहले वाले को अल्फा बोलते हैं। आप दूसरे आएंगे, फिर आपको मैं मिलेनियम हूँ बेटा। सर हम लोग देखी है। ये एक बात बताओ, ये समझ में आएगा एकदम अच्छे से? ठीक, अब दूसरी चीज। अच्छा, क्यों पढ़ाया भैया आपने? इसमें आएगा न्यूमेरिकल, क्या आएगा? हाँ, कह देगा पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, दूसरे कितना है, तीसरे पता करो दर्द जर्र से। यहाँ पर इसको लिखने का एक तरीका और है, पता है क्या? एक चीज याद रखना बेटा, 1 म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 बटे म्यू 1। हाँ बोलो, विद रिस्पेक्ट टू ईयर। हाँ बोल दो एक बार, गुड। देखो यहाँ पे लिखो ये जर्र से। अभी इसको तोड़ेंगे फाड़ेंगे और बेटा इसमें इंक भरो। देखो इसीलिए हमको ये वाला मार्कर नहीं पसंद है। देखो खत्म हो गया 2 मिनट में। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ए भैया इधर देखो, मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू, मान लेते हैं। अच्छा चलो एग्जांपल ले लेते हैं ना। यू एयर है, यू वाटर है और यू गिलास है। हमें पता करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू, देखो जी इधर लिखा है ना, तो तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जी पहले लिख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाद में लिखा है ना, पीछे लिखा है तो नीचे लिख लो। किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। आई बात समझे? नहीं समझा? आपको आया? कंबाइन करके दे देगा तो ऐसे निकालो ना, एब्सोल्यूट वाले आपको गिवन होंगे। मतलब एयर में गिवन होगा कि एयर के रिस्पेक्ट में इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जैसे हम बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इतना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इतना है। तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होगा? नहीं है बेटा, एयर का अलग दे देगा, ग्लास का अलग दे देगा। आपसे पूछेगा एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का निकालो, फिर ग्लास के रिस्पेक्ट में, खत्म, ये फॉर्मूला लगा दो। अब देखना किसके बारे में, जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसको पीछे रखना, और जिसका निकालना होगा उसको, खत्म कहानी। मजा आया? गुड। नहीं मजा आया? जब तक मैं थक ना जाऊं बेटा। हमारी टांग में चोट लगी है, तुमको पढ़ा रहे लंगड़ा लंगड़ा के हम, ये बैठे बैठे फूली जा रही हैं, घर जाना है हमको। देखो ये समझ गए तुम? ये एक नोट पॉइंट ये हो गया, और दूसरा नोट पॉइंट 1 म्यू 3 अगर है तो इसको 1/3 म्यू 1 कर सकते हो, या 2 कर लो, वट एवर यू लाइक। ये पैक मत करो, घर नहीं जाना है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू 1, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो दूसरे का निकल आएगा। नहीं समझा? यहाँ पर दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इसका उल्टा कर दो, उल्टा कर दिया ना इसको, 1/, में कर दिया तो दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आएगा। बस यही कहने का मतलब है। आगा समझ में? गुड। देखो तुम जितनी बार बोलो चाहे, मैं उतनी बार 10 मिनट प्लस करता रहूंगा।
मजा नहीं आता क्या तुम लोगों को पढ़ने में? बहुत आता है ना? लेते रहो मजा फिर बेटा। और ये भी तो सुनो, तुम लोग कितना लेट आए थे, 4:30 पे आए हो, है ना? और क्या? अरे 3:30 बेटा, सॉरी 3:30 पे आओ। बीइंग, देखो मैं बहुत ईमानदार टीचर हूँ, मैं पूरा टाइम पढ़ाता हूँ। अब तुम लेट आए तो क्या हुआ, लेकिन मैं टाइम बढ़ा दूंगा। अब हम तो चल के आए थे ना। कहाँ आए थे 15 पाने वाले लोग? हम करीब 5 बजे 5 मिनट पहले आ गए थे। लिखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या लिखिए? टोटल पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए कितना लिखती है। तो वो आपसे लिखवा रहे थे। कितने रुपए दिहाड़ी लेती हो? फ्री वाले हैं? कितना गंदा मारी हो इसमें तुम। इसने लिखा, मैंने नहीं लिखा, मेरा ऐसा लग रहा है इंटीग्रेशन करी है। मेरा पीछे है, मैंने नहीं लिखा ये। ये आपने लिखा? ये तो उससे भी गया गुजरा है। क्या करें सर, हैंडराइटिंग खराब हो चुकी। देखिए जब हम उधर पढ़ा रहे हो ना, सारा फोकस आपका उधर हो, है ना? कुछ टाइम बीच में, जैसे बीच सुनो तो मेरी बात, कैसे आपको नोट्स बनाना है। बीच बीच में कुछ टाइम मैं छोड़ता हूँ ना इधर, जैसे आने के लिए, मैं कुछ टॉपिक अगला देखने के लिए, उस टाइम में जब उतार लिया करो। कम से कम आपको 2 मिनट का तो टाइम मिल जाता होगा इस बीच में। या मैं समझाने के बाद जब लिखने लगता हूँ तब तुम लोग लिख लिया करो साथ में, है ना? ऐसे करो। देन लास्ट में सब नोट्स तो मैं सब दूंगा ही दूंगा। सर मैंने क्या किया? यही तो तुम्हारा जुर्म है कि तुमने कुछ नहीं किया। नहीं पढ़ा यार, बच गए सर ने। गाइज टोटल इंटरनल, तुम लोग कमेंट करना, सर लंगड़ाते हुए पढ़ाए थे? हाँ करेंगे। हाँ गुड। बहुत देर तक क्लास चली जबरदस्ती पढ़ाया। सर आज छुट्टी दे देते। मेरे साथ अन्याय हुआ है। टोटल इंटरनल। अच्छा बताओ, रिफ्लेक्शन होता है कि रिफ्रैक्शन होता है? चैप्टर तो हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कि रिफ्रैक्शन होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होगा बेटा? यस गाइज, परावर्तन। रिफ्लेक्शन होता है, क्या होता है? देखो बहुत ध्यान समझो। ये झर खींच दिया हमने। तुम लोग को पाप पड़ेगा बेटा, सही बात। सर अब भी टेढ़ी हो गई थोड़ी सी। मैनेज करो बेटा, थोड़ा सा तो मैनेज करो, हैं? थोड़ा मैनेज कर लो। सीधी लाइट में नाप के। अब बोल भी नहीं देना, मैं नहीं बनाऊंगा बेटा। ये डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है? डेंसर समझते हो? सघन माध्यम है। कैसा है बेटा? यू है डेंसर, DENCER है ना? रेयरर, RARER, रेयरर है। थक गया मैं पढ़ाते। देखो क्या होगा। आपको पता है जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल कहाँ से होती है बेटा? यहाँ डाल दिया हमने नॉर्मल। क्या डाल दिया? अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब जाना था ऐसे जाएगी, मजा आया। ठीक। दूसरा केस ये भी हो सकता है। रुक जाओ बेटा, एक बात बताओ बेटा, इसको मैं अगर ऐसे ऐसे नीचे करता जाऊं तो ये भी तो बड़ा होता चला जाएगा ना। ग्रेटर द इंसिडेंस एंगल ग्रेटर द रिफ्रैक्शन एंगल। अगर डेंसर से रेयरर में जा रही है तो मान लेते हैं कि एक कंडीशन ऐसी थी कि हमने थोड़ा सा और लेटा दिया, इसको कर दिया बेटा, मतलब आई क्या कर दिया, बड़ा कर दिया हमने। नॉर्मल डाला हमने। क्या डाला बेटा? नॉर्मल सी बात है, कहेगी हमको सीधे जाना था, अब चूंकि तुमने हमको गिरा दिया है तो हम ऐसे जाएंगे।
कैसे जाएंगे? अब एंगल कितना बनना है? ए भैया, यहाँ पर हुआ था आई, यहाँ पर हुआ था आर, हाँ बोल दो। यहाँ पर हुआ है 90 डिग्री, कितना हुआ है? तो यहाँ पर होगा आई सी, क्या बोलेंगे? आई क्रिटिकल एंगल, क्या बोलेंगे गाइज? क्रांतिक कोण कहते हैं इसे। क्या कहते हैं बेटा? एक और सिचुएशन, आई को थोड़ा और बड़ा कर दो बेटा। क्या कर दो? आई को थोड़ा और बेटा, ये थोड़ा और समझ लीजिए। इज इट ओके? थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना। तो अब पता है क्या होगा गाइज? पता है गाइज? नहीं पता है? आप देखो इसको बहुत ज्यादा फैला दिए ना, तो कहेगा हम ऐसा है कि ज्यादा ही फैला रहे हो, नहीं जाएंगे दूसरे में, अपना ही में रह जाएगा। अब यू और यू दोनों बराबर। आया पहली सिचुएशन देखो, यहां पर गाइज आई स्मॉलर देन आर है। क्या है? दूसरे में गाइज आर इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तीसरे में गाइज आई, क्या बोलो? ग्रेटर देन आई सी। अब बोलो क्या मतलब है तीनों का? और यहां पर अगर आर की बात करें तो 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा है। देखो, जब प्रकाश किसी सघन, बेटा इधर देख लो, फिर लिखो ना, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम, दैट इज रेयर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है, तो अभिलंब से अपवर्तन के पश्चात दूर हटता है ना, अवे फ्रॉम नॉर्मल हटता है। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। द इंसिडेंट एंगल इन डेंसर मीडियम फॉर विच द रिफ्रैक्टिंग एंगल इन रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री, कॉमा, इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। नहीं समझे? ऐसे भी बोल सकते हो, इफ द रिफ्रैक्टिंग एंगल या रिफ्रैक्टिव एंगल इन रेयरर मीडियम is 90 degree, then incident angle in denser medium is known as critical angle. समझा? If incident angle is greater than critical angle, अब सोचो ऐसा समझो, यहाँ पर था कम डेविएट हुई, किया आउट डेविएट हो गया, और क्या पैरेलल चली गई, सरफेस के पैरेलल चली गई ना, तो इसको क्रिटिकल बोलेंगे। और इसको कर देंगे तो सीधे ऊपर वापस चली जाएगी ना। इसका मतलब जो आई होगा क्रिटिकल एंगल से, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब होती है? जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है। आई बात समझ में? द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्रिटिकल एंगल। किससे बड़ा होगा बेटा? समझ में आ गई बात पूरी तरीके से? नोट्स बना लोगे इसका? गुड गुड। क्रांतिक कोण भैया, क्रांतिक कोण का जो है डेफिनेशन लिखना ही, और टोटल इंटरनल एंगल का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी डेफिनेशन वगैरह सब लिखना, ठीक? अभी मैंने समझा दिया, किताब से देखो। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर के लिए लिख लो, हेडिंग लिख लो, विधिवत बाद में लिखना, अभी हेडिंग लिख लो, खाली ये समझ लो कैसे क्या होता है। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हमें कहां कहां देखने को मिलता है। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, है ना, हीरे का जगमगाना। हीरे का ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि जो हीरा होता है उसकी वो जो बहुत ज्यादा डेंसिटी उससे ज्यादा होती है, मतलब डेंसेस्ट एलिमेंट अगर कोई धरती पर है तो क्या है? हीरा, है ना, ठीक। तो लाइट जब उसमें जाती है तो उसमें जब लाइट एक बार उस पर इंटर कर पाई, किसमें? डायमंड में, तो उस सरफेस उस पर बहुत ज्यादा कटिंग होती है, तो बहुत सारी सरफेस होती है ना उसकी,
तो इतनी ज़्यादा वो इंटरनली क्या होता है, रिफ्रैक्ट होता है कि वो ग्लो करने लगता है। मतलब थोड़ा सा भी प्रकाश उस पर डालोगे तो बहुत कायदे का लपलपाएगा। समझ रहे हो? दूसरा, मिरेज इन डेजर्ट और कोल्ड रोड। डामर की रोड पे जब चलते हो बेटा तो आपको लगता है गर्मियों में कि सामने पानी भरा है। लगता है क्या? क्यों लगता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की लगता है, क्योंकि सरफेस जो होती है क्या, डामर की रोड जो होती है, धूप पड़ती है, गरम गरम हो जाती है। गरम गरम हो जाने की वजह से डामर या अपने रोड के से टच, मतलब जितने रोड के कांटेक्ट वाले जितनी भी एयर होती है वो क्या होती है, वो भी गर्म हो जाती है। किसी चीज को गर्म कर दोगे तो डेंस हो जाएगी कि रेयर हो जाएगी? एरर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समझ रहे हो मेरी बात? जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। नहीं समझे? हमें रोड पे आसमान की छवि दिख रही होती है और लगेगा पानी। मार मैं होता बेटा मार देता है। और हमें लगता है सामने पानी भरा हुआ है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हमें लगता है पानी भी आगे बढ़ रहा है। ओके गाइस, अगला टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म भी होते हैं जो कि टोटली इंटरनल मतलब टोटली रिफ्लेक्शन करते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाशिक तंतु। ये जो मैंने 4 आपको सिर्फ पॉइंट बता दिए, आपको इसके अंदर का भी याद करना है। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, पहला ऑप्टिकल फाइबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रकाशिक तंतु। इसके बारे में कभी अलग से भी पूछ लेता है कि ऑप्टिकल फाइबर के बारे में लिखिए, 2 नंबर में आ जाएगा, है ना। किस चीज का एप्लीकेशन है? TIR का है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। डन। अरे वो तुम लोगों ने टॉम एंड जेरी देखा है? और हाँ, टॉम एंड जेरी में वो देखो, जो जेरी को ढूंढने के लिए वो ऐसे निकालता है और ऐसे मुड़ा हुआ होता है, ऐसे लगा के देखता है। हमारे हिसाब से सीधे सीधे होना चाहिए तब दिखेगा ना, और तो ऐसे मुड़ा हुआ होता है फिर भी उसको दिख रहा होता है। किस लिए हो रहा है? क्योंकि अंदर का सारा जो होता है वो सब ग्लास होता है। क्या होता है? ग्लास होता है। ग्लास टाइप, ग्लास नहीं होता है, ग्लास टाइप का होता है, जैसे फाइबर कहता है, जो लाइट को पूरी तरह से क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। बस में लाइट ऐसे सपोले टाइप का बना लो, ऐसे ऐसे। ये क्या मान लेते हैं, यहाँ हम आंख लगा के देखेंगे अपनी, है ना, ऐसे। तो जो लाइट यहाँ पर आएगी, बेटा बहुत मारूंगा, जो लाइट ऐसे आई, ऐसे यहाँ टकराई, यहाँ टकराई, यहाँ टकराई, यहाँ टकराई, है ना, यहाँ टकराई, यहाँ टकराई, है ना, आंखों पे पड़ी, फिर यहाँ पर जो होगा खड़ा वो इधर देगा दिखाई, है ना। समझ गया ना? किसी कोई दिक्कत? तो आज की कक्षा में हम रखते हैं यहीं, अगली कक्षा में हम करेंगे स्फेरिकल लेंस। ठीक है, सभी को समझ आ गया? धन्यवाद आप सभी को।